विद्यार्थियों, आप देख रहे हैं मिशन मेरिट का अगला वीडियो, जिसके अंदर हम देख रहे हैं गृह विज्ञान का पूरा सॉल्यूशन, जो कि मॉडल पेपर बोर्ड ने जारी किया है। यूपी बोर्ड के द्वारा ये जारी किया गया है। वेबसाइट पे भी अवेलेबल है, आप वेबसाइट पे भी चेक कर सकते हैं। चलिए मैं आपको वेबसाइट दिखा देता हूँ। इसके ऊपर सारे मॉडल पेपर अवेलेबल हैं। आप देख रहे हैं जैसे यहाँ पे हिंद आपका 9th का देखिए। सबसे पहले ऊपर ऊपर आप जो देख रहे हैं यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, 2022-23 का मॉडल पेपर जो है सब्जेक्ट वाइज क्लास वाइज दिया गया है। ठीक है, ये चीज़ आपको देख ली। अब जो है यहाँ पर देखिए, पहला जो है आपको सब्जेक्ट दिया गया है यहाँ पे हिंदी। तो आप हिंदी का मॉडल पेपर डाउनलोड कर सकते हैं। इस तरह से आप एलिमेंट्री हिंदी का डाउनलोड कर सकते हैं। आप इस तरह से सभी सब्जेक्ट के डाउनलोड कर सकते हैं, चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो आपका। यहाँ पे इंग्लिश का भी है आपका। इस तरह से हमने सारे सब्जेक्ट जो है आपको करवाए हैं, और इन सभी के आंसर्स मैं आपको दिखा रहा हूँ, जिसमें मैथ्स भी है आपका, होम साइंस अभी आप देख रहे हैं जिसमें। ठीक है, इसके बाद जो है आपका बहुत सारे क्वेश्चन पेपर जो है यहाँ पे डाल दिए गए हैं। ये 9वीं क्लास का, इस साइड में आप फर्स्ट वाला 9वीं क्लास का है, देख रहे हैं ऊपर जो लिखा है मॉडल पेपर क्लास 9। उसके बाद जो दूसरा वाला ऑप्शन है, इसमें दिया है मॉडल पेपर क्लास 10। इस तरह से तीसरा ऑप्शन दिया है मॉडल पेपर क्लास 11। उसके बाद चौथा जो ऑप्शन दिया है मॉडल पेपर क्लास 12। तो सभी के जो है मॉडल पेपर जारी किए गए हैं। 11th का अभी थोड़ा सा जारी नहीं किया है, एक दो विषय नीचे की तरफ दिए गए हैं, कृषि रसायन विज्ञान और कृषि वनस्पति विज्ञान, ये सो दो चार दिए गए हैं। बाकी जो है आपके 10th के सारे दे दिए हैं, और 9th के सारे दे दिए हैं। हिंदी दे दिया है 10th का, देखिए आप सारे दे रखे हैं, आपके सामने सामने दिख रहे हैं। और डाउनलोड बटन जो है, इस पर टच करके आप कोई भी पेपर जो है डाउनलोड कर सकते हैं। सपोज करिए नैतिक, योग, खेल और शारीरिक शिक्षा का जो पेपर है, इसको भी सॉल्व करवाऊंगा मैं। तो इसको अगर मुझे खोलना है तो इस तरह से ये पेपर देखिए अपने आप अपलोड हो रहा है। ये देखिए वेबसाइट है यूपी की, उसी पे चल रहा है ये अभी अपने आप खुलेगा जब लोड हो जाएगा। देखिए खुल गया। ये है मॉडल पेपर आपका, नैतिक, खेल, योग, शारीरिक शिक्षा का 50 नंबर का ये पेपर होगा, 2 घंटे का पेपर होगा। इसमें जो है आपका प्रश्न वही रहेगा, थोड़ा सा कम हो जाएगा। पहले आपके 20 प्रश्न थे, नैतिक वाले में कम प्रश्न रहेंगे। ठीक है, तो इस तरह का ये प्रश्न पत्र जो है आप देख रहे हैं। आप इन सभी के सॉल्यूशंस प्राप्त कर सकते हैं जैसे जैसे आप चैनल पर एक्टिव हैं। अपने दोस्तों के साथ में शेयर करिए, और आने वाले समय में जो हम इसको सॉल्व कर देंगे। चलिए हम बढ़ते हैं आपके प्रश्न पत्र के सॉल्यूशन की तरफ। तो यहाँ पर जो है आपका प्रश्न पत्र आ चुका है, और इस प्रश्न पत्र के हम सॉल्यूशन को देखेंगे। आपका गृह विज्ञान है, इससे पहले हमने बहुत सारे सब्जेक्ट सॉल्व कर दिए, उसको मैं बाद में आपको बता दूंगा कौन कौन से सब्जेक्ट है जो सॉल्यूशन के साथ अवेलेबल है 2023 के लिए। तो वो भी मैं आपको बीच बीच में बताता रहूंगा। पहला जो प्रश्न पूछा गया है यहाँ पे 1 से लेकर 20 बहुविकल्पीय प्रश्न जो आपका ओएमआर शीट में करना होगा, और उसके बाद जो है आपके 50 अंक के जो अगले प्रश्न आएंगे उनको हम बाद में करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे सभी प्रश्न जो है हम देखते हैं और इनके आंसर्स भी देखते हैं। पहला जो है क्वेश्चन, लू लगने पर देना चाहिए। तो लू लगने पर जो है आम का पन्ना देना चाहिए। मैंने हाईलाइट कर दिया आंसर, ताकि बच्चों को आराम से यहाँ पे आंसर दिखाई दे। दूसरा जो क्वेश्चन है, रक्त के निर्माण के लिए आवश्यकता होती है, किसकी होती है? आयरन की, यानी कि लोह तत्व की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पे का ऑप्शन फिर से करेक्ट हो जाएगा, यहाँ पे भी का ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है, तो ये 7 अप्रैल को मनाया जाता है, ग ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, वस्त्र आवश्यकता है, वस्त्र किसकी आवश्यकता है? तो वस्त्र जो है हमारे अनिवार्य आवश्यकता है, बिल्कुल होने ही होने चाहिए। उसके बाद जो है ड्रॉ शीट होती है, तो ड्रॉ शीट जो है छोटी सफेद सूती चादर को हम ड्रॉ शीट बोलते हैं, ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया आपसे, पुस्तक लेखन से प्राप्त होने वाले धन को कहते हैं। तो धन जो है पुस्तक लेखन से प्राप्त जब होता है तो हम उसको रॉयल्टी के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पे घ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट जो है, WHO संगठन का संबंध किससे है? तो विश्व के स्वास्थ्य से WHO काम करता है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इसको बोला जाता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया, परिचारिका को रोगी के साथ व्यवहार करना चाहिए, यानी कि परिचारिका कौन होती है? जो नर्स बोलते हैं, या नर्स कंपाउंडर जो भी है। तो इसको कैसा रोगी के साथ? तो सहानुभूति, उसको आराम से जो है व्यवहार करना चाहिए, ताकि वो स्वस्थ जल्दी से हो पाए। नेक्स्ट जो है, गृह व्यवस्था के साधन है। गृह व्यवस्था के कौन से साधन है? तो गृह व्यवस्था का साधन जो है भौतिक भी होता है, मानवीय भी होता है, और सार्वजनिक भी होता है। तो यानी कि तीनों जो है सही है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन जो हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं, त्रिफला गुणकारी है। तो त्रिफला किस चीज में गुणकारी है? तो त्रिफला जो है कब्ज के लिए जो है आपका प्रयोग किया जाता है। बहुत सारे आपने देखा रामबाण औषधि और इस तरह से एडवर्टाइजमेंट आते रहते हैं टीवी पे भी। इसके बाद जो है 11वां प्रश्न है, छपाई के बड़े पैटर्न शोभा देते हैं। तो सफाई के जो बड़े पैटर्न होते हैं ना, वो लंबी महिला पे शोभा देते हैं। ठीक है, ध्यान से आपको पढ़ना है, अपने बुक्स को ध्यान से देख लेना, ये सारे प्रश्नों को अच्छी तरह से रट लेना। प्री बोर्ड परीक्षा और वार्षिक परीक्षा, ठीक है, तो उसके लिए जो है भैया ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, तो इनको पढ़ते रहना। और समय समय पे आपके लिए और भी जो है MCQ ला दिए जाएंगे, जो इंपॉर्टेंट रहेंगे और आपको परीक्षा में देखने को मिलेंगे। प्री बोर्ड के लिए जरूर पढ़ लें, जिनके भी प्री बोर्ड होने वाले हैं। नेक्स्ट जो पार्ट है, और फिर वार्षिक तो होना ही है, तो अभी आपके पास समय बिल्कुल नहीं बचा है, और सारे प्रश्नों को मैंने सॉल्व कर दिया है आपके लिए। मैंने जो है इंग्लिश सॉल्व कर दिया है, ठीक है, अभी मैं दिखा दूंगा इंग्लिश कौन सा है। और फिर आपका मैंने साइंस सॉल्व कर दिया है, SST सॉल्व कर दिया है, ठीक है, और उसके बाद में हिंदी सॉल्व कर दिया है। और अभी आप जो देख रहे हैं ये होम साइंस देख रहे हैं, होम साइंस सॉल्व कर दिया है। अभी मैथमेटिक्स सॉल्व करने वाला हूं। तो इस तरह से सभी सॉल्यूशन को मैंने बहुत डिटेल में समझाया, एक एक चीज को समझाया बारीकी से, ताकि आप लोगों को याद हो जाए उसी वीडियो से, बार बार पढ़ने की जरूरत ना पड़े। अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। 12वां जो प्रश्न है, कार्य व्यवस्था को संतुलित करने के कारक हैं। तो जो कार्य व्यवस्था है उसको हम पारिवारिक आय से संतुलित कर सकते हैं, आपसी सहयोग से भी कर सकते हैं, और कार्य को विभाजित करके भी कर सकते हैं। उपयुक्त सभी जो इसका सही आंसर हो जाएगा डी। इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 13वां, इसमें पूछा गया, किसके काटने पर रोगी को
रोगी को पानी से डर लगता है, तो किसके काटने पे? कुत्ते के काटने से। कुत्ता जो काटता है तो रेबीज नामक रोग हो जाता है, जिसको देख करके पानी से डर लगता है। नेक्स्ट जो है 14 नंबर क्वेश्चन, तो नायलॉन वस्त्र आरामदायक होते हैं। नायलॉन जो है ये आपके ऐसे वस्त्र होते हैं जिसके अंदर पानी प्रवेश नहीं करता, तो ये जो है बरसात में जो है आरामदायक होते हैं, इसमें पानी नहीं घुसता और हम जो है गीले नहीं होते हैं। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसे पूछा गया आपसे, मनुष्य के लार में पाई जाती है, तो मनुष्य के लार में जो है टाइलिन पाई जाती है। ठीक है, तो ग ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे साइंस का क्वेश्चन उठा के डाला गया है, हालांकि आपके होम साइंस में भी है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें, रोगी के कमरे उचित व्यवस्था होनी चाहिए, किसकी? रोगी जो है, जो भी बीमार आदमी है, उसके कमरे में कैसी उचित व्यवस्था होनी चाहिए? तो सफाई तो होनी चाहिए, प्रकाश आना चाहिए, धूप धाप आनी चाहिए, बाहर की रोशनी आनी चाहिए, और जो है संकल्प संकल्प नहीं होकर के यहाँ पर जो कुछ और होना चाहिए। ये तीनों ही ऑप्शन सही होंगे, यहाँ पे संकल्प नहीं होना चाहिए। ठीक है, बाकी और कुछ भी हो सकता है मे बी, लेकिन यहाँ पे दो ऑप्शन तो सही है। अगर दो ऑप्शन सही है तो यहाँ से तीसरा ऑप्शन भी सही होना चाहिए, इसीलिए सभी का जो है आवश्यकता होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चौथा जो इसमें 17वां जो प्रश्न है, ग्रीष्म ऋतु के लिए सबसे उपयोगी है। ग्रीष्म ऋतु यानी कि गर्मी के लिए हम सबसे ज्यादा कौन सा वस्त्र प्रेफर करते हैं? तो हम सूती वस्त्रों को जो है पहनते हैं, तो यहाँ पे घ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 18वां जो प्रश्न है, शुद्ध वायु में नाइट्रोजन की प्रतिशत मात्रा जो है 78% है, सबसे ज्यादा जो है नाइट्रोजन की मात्रा है। उसके बाद जो है 19वां प्रश्न है, प्राथमिक चिकित्सा बॉक्स में होनी चाहिए, तो क्या होनी चाहिए? रुई और पट्टियां होनी चाहिए, कैंची और चिमटी होनी चाहिए, और कुछ दवाइयां जो पायरियर होती है वही होनी चाहिए। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है ये आपके पास में होनी चाहिए, तो यानी कि उपरोक्त सभी चीजें होनी चाहिए एक प्राथमिक चिकित्सा बॉक्स में। केवल रुई और पट्टी रख के क्या करोगे जब उसमें कैंची, दवाइयां और चोट पे लगाने के लिए जो क्रीम व्रीम नहीं हो तो। और वो भी है कुछ क्रीम जो है निजी स्तर पर ली जाती है, हालांकि बड़े बड़े स्तर की क्रीमें जो अलाउ नहीं होती हैं। और 20वां जो प्रश्न है इसमें एमसीक्यू का, दूध से दही जमाने में कौन सा एंजाइम कार्य करता है? तो रेनिन नामक एंजाइम जो है वो दूध से दही बनाने में काम करता है, तो यहाँ पे जो है आपका क ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, आप अब बड़े प्रश्नों की बात करें, खंड बी आ चुका है, जिसमें आपके प्रश्न पूछे गए हैं। पहला इसमें 21 नंबर क्वेश्चन जो पूछा गया, संक्रामक रोग किसे कहते हैं? संक्रामक रोग का तात्पर्य ऐसे रोगों से है जो किसी न किसी रोग जनित कारकों यानी रोगाणुओं जैसे प्रोटोजोआ, ईस्ट, बैक्टीरिया, वायरस इत्यादि के माध्यम से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल करके उसे संक्रमित कर देते हैं। मलेरिया, टाइफाइड, चेचक, इन्फ्लुएंजा आदि जो है संक्रामक रोगों के उदाहरण हैं। ठीक है, तो यहां पर आपको पूरे के पूरे नंबर मिल जाएंगे। इस तरह से आपको ये सोल्यूशन देना है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ और इसमें देखते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं, ये सब्जेक्ट जरूर देख लेना। आपके लिए सोशल साइंस का हमने पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन दे दिया। संपूर्ण उत्तर 2022-23 का मॉडल पेपर बोर्ड के द्वारा जारी किया गया। सामाजिक विज्ञान का सारे प्रश्नों के उत्तर दिए गए हैं, एक भी प्रश्न नहीं छोड़ा। एमसीक्यू के अलावा जो बड़े प्रश्न हैं, जो अभी आप जैसे होम साइंस का सॉल्यूशन देख रहे हैं, इसी तरह से बहुत बारीकी से और बहुत अच्छी तरीके से मैंने समझाया है। तो इस 9th क्लास के 2023 के मॉडल पेपर को जरूर देखना, जो कि प्री बोर्ड में आपके लिए अत्यावश्यक रहेंगे। अगला जो विषय है उसको देखिए, इंग्लिश भी हमने आपका लिए सॉल्व कर दिया है। तो इंग्लिश को कंप्लीट सॉल्यूशन दे दिया है मैंने 9th क्लास का 2023 का। कहीं भी नहीं मिलेगा ये सारे सॉल्यूशंस, जहां पे यहाँ पे लिखित सॉल्यूशन मिलते हैं, ताकि बच्चों को परेशान ना होना पड़े। सभी विद्यार्थी पढ़ करके अच्छे तरीके से नंबर लाए। कभी भी कमेंट सेक्शन चेक करिए, सभी विद्यार्थी बोलेंगे सर इसकी वजह से मैं पास हो गया, इसकी वजह से मेरे नंबर आ गए, इसी वजह से मैं पूरे क्लास में आज तक फर्स्ट नहीं आया लेकिन फर्स्ट आ गया। तो हमारे चैनल पर जो चीजें डाली जाती हैं इनको ढंग से पढ़ें, अच्छे तरीके से याद करें। ये बहुत ही काम की चीजें होती हैं और जो कि कहीं भी नहीं मिलती आसानी से। आसानी से क्या मिलती ही नहीं है, मैं आपको सीधी सी बात कहूं। ठीक है, आपको ज्यादा से ज्यादा एमसीक्यू के आंसर कोई दे देगा, उससे आगे के आंसर्स कोई भी नहीं लिखित देता है, कोई भी लिख करके नहीं बताएगा। मैं लिखित दूंगा आपको, समझाऊंगा भी साथ साथ में। तो इंग्लिश का मैंने कर दिया है। उसके अलावा जो आपका नेक्स्ट जो है आपका एसएसटी, ठीक है, इसको जरूर देख लेना। सोशल साइंस में, अच्छा सोशल साइंस तो आपने देख लिया, और एक आपका साइंस जो विषय है उसको भी बता दूं मैं। साइंस विषय आप जरूर देख लेना। ये रहा साइंस आपका। साइंस को मैंने कंप्लीट समझाया। इसमें मीटर यूनिट कैसे लगाते हैं, कैसे डेरिवेशन कैसे करते हैं, कैसे हम डिस्क्राइब करते हैं, कोई न्यूमेरिकल आती है, गाड़ी इतनी स्पीड से चल रही है तो उसका त्वरण क्या होगा, वेग क्या होगा, सारी चीजें जो है इसमें मैंने समझाई हुई है। तो इसको जरूर देख लेना। कक्षा 9 का 2023 का साइंस का मॉडल पेपर केवल इसी अखिलेश क्लासेस पे अवेलेबल है और कहीं आपको नहीं मिलेगा। संपूर्ण उत्तर के साथ, जो भी उत्तर देंगे आधा अधूरा देंगे, ये गारंटी लिख करके देता हूं। आपको पता हो तो मुझे भी उस चैनल का नाम बताना जिसने सारे आंसर्स आपको कंप्लीट दिए हों। आशा करता हूं इस बात को आप समझ गए होंगे और आप अपने दोस्तों के साथ में जरूर शेयर करेंगे। चलिए अपने सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं और एक सब्जेक्ट जो आपका हिंदी है उसको भी देख लीजिए। ये है आपका हिंदी विषय, जिसको अभी मैंने कल ही सॉल्व किया है और कंप्लीट आंसर के साथ में इसको अपलोड कर दिया गया है। शाम को आज जो है, आज की डेट जो है आपकी 21-22 तारीख, 22 तारीख हो गई, 22 तारीख को ये रिलीज होने वाला है शाम को 7:30 बजे। तो आप इसको देख सकते हैं। बहुत तरीके से इसको सॉल्व किया गया है, बहुत बेहतरीन तरीके से सॉल्व किया गया है और सब कुछ इसमें समझाया गया है। इसको जरूर देखें। तो सारे पेपर्स आपके सॉल्व किए गए हैं, इसी चैनल पर मिलेंगे। आप इस बात के लिए बिल्कुल गांठ बांध लें। यहीं पर जो मिलेगा आपको पूरा मिलेगा, यहाँ पे आधा अधूरा आपको नहीं मिलेगा। जो बोर्ड के लिए तैयार करवाए जाते हैं उनको पूरा सॉल्व करते हैं। अर्धवार्षिक के लिए हम जो है आपके छोटे प्रश्नों के उत्तर देते हैं, और जब बोर्ड के प्रश्नों की बात होती है तो हम सारे बड़े प्रश्नों को उत्तर देते हैं। प्री बोर्ड और वार्षिक परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाले हैं, तो इनको जरूर पढ़ें। चलिए हम आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन पेपर की तरफ। तो यहां पर जो है आपका क्वेश्चन पेपर क्या बोल रहा है, 2 घरेलू औषधियों के नाम एवं उसके उपयोग आपको बताने हैं। तो पहला जो है आपका अदरक है, घर में मिल जाता है, और दूसरा है पुदीना, आपके घर में मिल जाता है। सर्दी जुकाम के लिए, खांसी के लिए, ठीक है, इन सभी के लिए उपयोग किया जाता है। और पुदीना जो है ये गैस से राहत देने के लिए, किसी तरह का सीने में दर्द हो, गठिया हो, इससे राहत देने के लिए उपयोग किया जाता है। ये दोनों जो है इसका आंसर हो जाएगा। तो 22वां प्रश्न ये हो गया कंप्लीट। 23वें प्रश्न की तरफ मूव करते हैं। 23वां प्रश्न जो है इसमें क्या पूछा गया है, पारिवारिक आय के प्रकार लिखिए। पारिवारिक आय के जो है 2 प्रकार माने जाते हैं। पहला जो है प्रत्यक्ष आय माना जाता है और दूसरा जो है अप्रत्यक्ष आय माना जाता है। प्रत्यक्ष आय उस आय को कहते हैं जो परिवार के मुखिया
या अन्य सदस्यों के द्वारा अपने अपने व्यवसायों के माध्यम से यानी कि नौकरी के माध्यम से कमाया जाता है। अप्रत्यक्ष आय जो है वो आय है जो उन सुविधाओं से है जो वेतन आदि के अतिरिक्त जो है उपलब्ध होते हैं अप्रत्यक्ष आय के धन के रूप में जो है। तो अप्रत्यक्ष आय जो है वो धन के रूप में नहीं होती है, ठीक है, बाकी ये सुविधा के रूप में होती है। किसमें? ये आपके सुविधाओं के रूप में होती है, ध्यान रखना ये चीज। इसके बाद 24वां जो प्रश्न है इसमें पूछा गया पुरुषों के लिए कैसे कपड़ों का चुनाव करना चाहिए। तो पुरुषों के जो कपड़े होने चाहिए वो कैसे होने चाहिए, तो यहाँ पे हम जो आंसर लिखेंगे पुरुषों के ऐसे कपड़े पहनने चाहिए जो उनके ऊपर अच्छे से फिट हो जाए, ठीक है, और उनके जो कपड़े हो वो साफ सुथरे और मेंटेन हो, ठीक है, वो हमेशा जो सिंपल और साफ सुथरे रहे। और साथ साथ में अगर आपको पता होगा कि किस पर कौन सा रंग अच्छा लगेगा तो उस तरह के जो है कपड़े आपके ऊपर ज्यादा जचेंगे। तो इस तरह से आपको चुनाव कर सकते हैं अपने कपड़ों का। इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट है उसकी बात करें, ऊर्जा प्राप्ति के लिए किस प्रकार का जो भोजन हमें करना चाहिए। तो अनाज में जो है गेहूं, चावल आदि और आलू, शकरकंद, दालें, गुड़, चीनी, मीठे फल, मेवे इत्यादि विभिन्न प्रकार के जो कार्बोहाइड्रेट्स पाए जाते हैं, इन सभी भोजन को हम कर सकते हैं। और कार्बोहाइड्रेट्स का जो प्रमुख कार्य जो है वो शरीर को ऊर्जा प्रदान करना है, इसलिए जो है इस तरह के भोजन को हमें अवश्य करना चाहिए, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं हम। इसमें जो पूछा गया है रोगी के कपड़ों की सफाई कैसे करेंगे। तो रोगी के कपड़े जो है सूती के होने चाहिए, क्योंकि सूती वस्त्र जो है खोलते पानी में धोकर के सहज ही निसंक्रमित यानी कि उसमें जो भी कीटाणु है वो खत्म हो जाते हैं, यानी कि संक्रमित किया जा सकता है। कपड़ों की सफाई स्टार्च इत्यादि गुणवत्ता पूर्वक डिटर्जेंट का प्रयोग करना चाहिए। डेटोल का प्रयोग भी हम कपड़े धोने में कर सकते हैं, क्योंकि डेटोल जो है कीटनाशक है। तो इस तरह से हम बता देंगे किस तरह से कर सकते हैं। आप अपनी मर्जी से एक दो लाइन ऐड करना चाहें, कम करना चाहें, ज्यादा करना चाहें, वो लिख सकते हैं। आपकी भी अपनी सोच होती है, वो आप इसमें इंक्लूड कर सकते हैं। ऐसा नहीं, रटना नहीं है, समझना है। 27 से 31 तक के प्रश्नों की बात करें तो यहाँ पर जो है 27वां प्रश्न पूछा गया है, गृह परिचारिका के 4 महत्वपूर्ण गुणों का जो है आपको वर्णन कर देना है। या अथवा में पाठ दिया गया है, रोगी के बिस्तर की क्या विशेषताएं होनी चाहिए आपको बताना है। देखिए गृह परिचारिका के गुण क्या होते हैं, तो मैंने यहाँ पे केवल मेन पॉइंट लिखे हैं। गृह परिचारिका में विनम्र, दयालु और हंसमुख स्वभाव होना चाहिए। इसको थोड़ा सा आप अपनी मर्जी से डिस्क्राइब कर सकते हैं कि वो हंसमुख हो, सबसे मिले, बच्चों का ध्यान रखे, इस तरह से वो तरह वो सब कुछ आप इसमें लिख सकते हैं, क्योंकि आपको ये बड़े प्रश्न है। और धैर्य होना चाहिए, फिर उसको बाद में हर बात पे उसको गुस्सा नहीं करना चाहिए, सभी को प्यार से समझाना चाहिए, सभी के प्रति जो है उसको विनम्र होना चाहिए, धैर्य रखना चाहिए, किसी भी काम को जल्दबाजी से नहीं करना चाहिए। इस चीज को इसमें आप इस पॉइंट में लिखेंगे। प्राथमिक चिकित्सा का ज्ञान होना, तो प्राथमिक चिकित्सा का ज्ञान यानी कि प्राइमरी फर्स्ट एड बॉक्स, यानी प्राइमरी जो भी चोट वोट लग जाए उसका ध्यान, कैसे उस पर मरहम पट्टी करी जाए और कैसे उसको बचाया जाए। किसी बिजली के आघात लग जाए तो उसको कैसे बचाया जाए, ठीक है, पानी से जल जाए तो उसमें क्या ट्रीटमेंट हो, इन सब चीजों का उसको ज्ञान होना चाहिए। तो ये सब चीजें आप इसमें लिख सकते हैं। हर पॉइंट में कुछ ना कुछ लिखना है और हर प्रकार की स्वच्छता का ध्यान उसको रखना है। तो इसमें भी आप बता सकते हैं घर के अंदर, घर के बाहर, यहाँ तक कि छतों की सफाई, पंखों की सफाई और पर्दों की सफाई इस तरह से नियमित रूप से करनी चाहिए। ये करके आप जो आंसर को बढ़िया तरीके से बना सकते हैं। रोगी के बिस्तर की जो है क्या विशेषताएं होनी चाहिए उसको हम डिस्क्राइब यहाँ पे कर देंगे। तो रोगी के बिस्तर जो है यहाँ पे क्या होता है कि रोगी को एक लंबी अवधि बिस्तर पर लेट करके जो व्यतीत करनी पड़ती है, क्योंकि आप बीमार हो या कोई भी टूट गया पैर, हाथ पैर, कुछ भी प्रॉब्लम है तो आपको एक बहुत लंबा समय जो है निकालना पड़ता है। तो अतः रोगी के लिए बिस्तर जो है अत्यधिक महत्वपूर्ण होता है। एक अच्छे एवं उपयुक्त बिस्तर की मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित होनी चाहिए। पहला जो है रोगी के अनुकूल बिस्तर से रोग के अनुकूल बिस्तर से रोगी को अधिक सुविधाएं एवं आराम मिलता है, ठीक है। और जो भी रोग हो उसके अनुकूल बिस्तर होना चाहिए। साफ सुथरा एवं स्वच्छ बिस्तर जो है हर प्रकार के रोगी के लिए लाभदायक होता है? बिस्तर की अधिकांश वस्तुएं जैसे दरी हुआ, चादर हुआ, तकिए हुए या गिलाफ हुआ या सूत जो है, ये सारे के सारे क्या होने चाहिए, तकिए, गिलाफ, चादर और दरी, ये सारे के सारे सूती कपड़ों के होने चाहिए, ताकि अच्छी प्रकार गर्म पानी से धोकर के उसको साफ किया जाए, डी इन्फेक्टेड किया जाए। उसके बाद जो है आप तीसरा इसमें पॉइंट बता सकते हैं, रोगी के बिस्तर को प्रतिदिन तीव्र धूप में सुखाना चाहिए। ऐसा करने से जो खटमल आदि होने का भय नहीं रहता और जो छोटे मोटे कीटाणु हैं वो भी मर जाते हैं। और समय समय पर रोगी के बिस्तर से सलवटें दूर करते रहना चाहिए। तो इस तरह से आप लिख सकते हैं। अगर आपको और भी कुछ एक आधा जोड़ना है, एक्स्ट्रा जोड़ना है, आप चाहते हैं कि और मैं लिखना चाहता हूं इस और भी बेहतरीन लिख सकता हूं, तो आप अपनी मर्जी से इसमें जोड़ सकते हैं। आते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न में देखिए क्या पूछा गया, व्यक्तिगत सज्जा क्यों आवश्यक है। अथवा में पूछा गया है आपसे, कपड़े के चुनाव में रंगों का क्या महत्व है। कपड़े के चुनाव में रंगों का महत्व और व्यक्तिगत सज्जा की बात करें तो व्यक्तिगत सज्जा में मैंने थोड़ा सा आपको थोड़ा समझाया है, इसको आप डिस्क्राइब कर देना। व्यक्तिगत सज्जा मनुष्य की रुचि, रहन सहन के स्तर की परिचायक होती है और उपयुक्त जो है सज्जा मनुष्य को आत्मविश्वास, सामाजिक प्रतिष्ठा और सामाजिक प्रसन्नता प्रदान करती है तथा इसके बाहरी व्यक्तित्व को जो है आकर्षक एवं प्रभावशाली बनाती है। अब इसको थोड़ा सा आप अपनी मर्जी से अपने लैंग्वेज को, क्योंकि इसमें जो है व्यक्तिगत सज्जा की आवश्यकता है, मतलब आपको अपने मतलब अपने आप को सजाने की क्या आवश्यकता है, आप जो है अच्छे कपड़े क्यों पहने हैं। व्यक्तिगत सज्जा मतलब खुद की,
है ना? आप अच्छे कपड़े क्यों पहने, अच्छे तरीके से बाल क्यों बनाए, स्वस्थ मतलब नहाए धोएं और अच्छे तरह से साफ क्यों रहें, वो सब चीज़ें इसमें डाल लेंगे। मेन पॉइंट जो है यहाँ पे पहली लाइन तो ये डालोगे, ठीक है? उसके बाद में आप इसको डिस्क्राइब करोगे बहुत तरीके से कि आपका समाज में जो है बढ़िया तरीके से आपको मतलब जो आदर सम्मान किया जाएगा। अगर आपका व्यक्तित्व आदर आकर्षक होगा तो आप एक प्रभावशाली जो है अपना इमेज छोड़ सकते हैं। आप इंग्लिश हिंदी वर्जन थोड़ा थोड़ा सा लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं होता है, आपको पूरे नंबर मिलेंगे। इसको थोड़ा सा बड़ा करना है आपको, मतलब मैंने बताया कि ये शब्द तो आपको लिखने ही लिखने हैं, बाकी अपनी मर्जी से आप खुद को तैयार करने के लिए, अपने आप को अच्छा रखने के लिए क्या कर सकते हैं, क्या क्यों मतलब आपको रखना चाहिए अपने आप को तैयार, ये चीज इसमें बताना है। तो आप अपनी मर्जी से अपने अपने मत रखिए, अपने अपने बच्चे, हर बच्चे का अपनी थिंकिंग होती है, एक अपना एक क्रिएटिव आइडिया यहाँ पे डालिए तो आपका आंसर बन जाएगा। बाकी ये 3 लाइनें जरूर लिखना है। इसका अथवा पार्ट में जो पार्ट है इसकी बात करें, कपड़े के चुनाव में रंगों का क्या महत्व है, तो रंगों का बहुत ही महत्व है भैया। कपड़े के चुनाव में रंगों का बहुत महत्व है। वस्त्र जो है रंगों का चयन इस प्रकार करें, वस्त्रों के रंगों का चयन इस प्रकार करें कि रंगों का संयोजन आध्यात्मिक दृष्टिकोण के योग्य हो, ऋतु एवं व्यक्ति के स्वभाव के अनुकूल हो तथा विशिष्ट देवता के तत्वों को उत्कृष्ट करता हो। क्योंकि आप जो है होम साइंस पढ़ रहे हैं तो होम साइंस में जो चीज़ दी गई है उसी को हमें लिखना होता है। तो हम जो कपड़े का चुनाव करेंगे इसमें आप अपनी मर्जी से भी लिख सकते हैं, लेकिन कुछ बातें जो है आपको किताबी लिखनी होगी, उसके बाद अपनी मर्जी से आप कितनी भी रामायण लिख सकते हैं, लेकिन ज़्यादा रामायण भी नहीं लिखनी है। तो ये आध्यात्मिक दृष्टि से भी अच्छी होनी चाहिए। ऋतु कौन सा, अब पता चला कि सर्दी में स्वेटर पहन रहे हैं, है ना, और रंग जो है सर्दी में हम काला, गर्मी में हम काला पहन रहे हैं, गर्मी में काला रंग जो है अधिक सूरज को आकर्षित करता है तो आपको ज्यादा गर्मी लगेगी, ठीक है। आपका स्वभाव कैसा है, अच्छा स्वभाव कि कैसा स्वभाव है, आपका रंग कैसा है, ये सब भी आपको देखता है। ग्रीष्म ऋतु और शरद ऋतु में श्वेत वस्त्र यानी कि सूर्य की किरणों को परिवर्तित करते हैं जो शरीर को ठंडा रखता है, इसलिए हमें जो है सफेद वस्त्र पहनने चाहिए। वर्षा ऋतु में श्वेत और पीले रंग के वस्त्र पहनने चाहिए क्योंकि उस समय बसंत काल जो होता है, और जो शीतकाल होता है उसमें लाल, पीला और काले रंग के जो चुनाव कर सकते हैं। और भी आप इसको डिस्क्राइब करेंगे, मैंने तो आपको बताया कि इस तरह से आपको आंसर लिखना, बस आपने अपने 2-2 लाइनें डाली है, बस उसके बाद आंसर खत्म। कहीं कहीं आंसर में मैंने थोड़ा सा आपको अपने ऊपर छोड़ा क्योंकि उस आंसर में आपको अपने सुझाव देने हैं, इसलिए मैंने अपने सुझाव नहीं रखे हैं। बसंत ऋतु में लाल और अन्य गहरे रंग के वस्त्र पहनने चाहिए और शीत ऋतु की ठंड से जो है देह के बाह्य रक्षण हेतु जो है काले रंग का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि शीत ऋतु में जो है काले कपड़े हमारे को गर्मी ज्यादा प्रदान करेंगे क्योंकि ये सूर्य की किरणों को ज्यादा आकर्षित करते हैं। उसके अलावा और भी आप 2-4 लाइनें ऐड करना चाहें बिल्कुल कर सकते हैं और अच्छे तरीके से और बेहतरीन लिख सकते हैं। मैंने आपको एक आइडिया दे दिया, इस आइडिया के बाद आपको लिखने में कोई भी घबराहट नहीं होगी। बस आपने एक बार पढ़ लिया तो आप फिर भी बना के लिख सकते हो, ठीक है। एक चीज मेरे मेन चीज है, ये चीज होती है। अगला जो प्रश्न है इसमें पूछा क्या गया है, देखिए इसमें पूछा गया आपसे, गृह कार्यों की योजना बनाने से क्या लाभ है, अथवा में आवश्यकताएं कितने प्रकार की होती है। सबसे पहले गृह कार्यों की योजना के क्या लाभ है, तो गृह कार्य की योजना बनाने से घर परिवार के समस्त कार्यों को अधिक से अधिक अच्छे तरीके से और नियमित और सरल ढंग से पूरा किया जा सकता है। भाई हम काम बांट देंगे, उसका तैयार कर देंगे योजना, तो कब क्या करना है, जैसे हम पढ़ाई का भी अपनी योजना बनाते हैं कि कब क्या पढ़ेंगे, कितना खेलेंगे, कितना कूदेंगे, कब सोएंगे, ये सारी चीजें हम जो है बनाते हैं, तो उस हिसाब से आपको ये लिखना है। उसके अलावा जो मैं पॉइंट दे रहा हूँ इसको जरूर लिखना, उसके बाद अपनी रामायण कितनी भी लिख लेना। गृह कार्य की योजना बनाकर ही हम परिवार के सभी सदस्यों की विभिन्न आवश्यकताओं को सुचारू ढंग से पूर्ति कर सकते हैं। गृह कार्य की योजना जो है योजना की स्थिति में पारिवारिक कलह भी जो है उसकी आशंका नहीं रहती, क्योंकि अरे तू करेगा, अरे एक गिलास पानी लाना है तो वो गमला उठा के ऊपर रखना है, तो बाल्टी से छत पे से कपड़े उतारने, तो वो जो है सबको पता है कि कौन किसका काम क्या है, तो इस तरह से इसमें कोई कलह नहीं होगा कि मैं नहीं करूंगा तू कर, मैंने नहीं कर दिया है, वो मैंने वो कर दिया तूने नहीं किया, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। इस स्थिति में परिवार के सभी सदस्य जो है अपनी योग्यता, क्षमता और अभिरुचि, जो मतलब किसी की रुचि जिसमें है वो ले लेता है काम, जिसकी क्षमता जिसमें ताकत है उसके हिसाब से काम करता है, जिसकी योग्यता है उसके अंदर हिसाब से काम करता है, तो ये जो है कार्य का उपलब्ध किया जाता है। और ये व्यवस्था जो है परिवार के प्रत्येक सदस्य के लिए विशेष रूप से संतोषदायक होती है। बाकी आप अपने मर्जी से अब इसमें कुछ भी लिख सकते हैं। समझ में आ गया, ये मेन चीज तो आपको लिखनी, जो चीजें यहाँ पे दी रही है वो मेन चीजें हैं। इसका अथवा पार्ट में पूछा क्या गया है, आवश्यकताएं कितने प्रकार की होती हैं, तो इसको हम देखो, आवश्यकताएं जो है एक अनिवार्य आवश्यकता, मतलब कि होनी ही होनी चाहिए, ठीक है। जो आवश्यकताएं जो है जिनके बिना हम रह नहीं सकते और जो हमारे लिए बहुत जरूरी है, उन्हीं को जो हम बहुत ही अनिवार्य आवश्यकताएं बोलते हैं। और ये अनिवार्य आवश्यकताएं 2-3 तरह की हो सकती हैं, 3 तरह की, सॉरी 3 प्रकार की हो सकती है। इसमें जीवन रक्षक अनिवार्य आवश्यकताएं होती है जिसमें आपका पानी और भोजन है, इसके बिना तो आप जिंदा नहीं रह सकते, चाहे हवा भी बोल सकते हो, लेकिन हवा तो आप बनाते नहीं हो, पानी और भोजन तो फिर भी आप जो है लेते हो, पानी भोजन बनाते हो, पानी भी आप साफ सुथरा करके पीते हो, यहाँ से तो है नाले वाले में से। हवा तो आप कहीं भी जाओ, दिल्ली जाओ, बॉम्बे जाओ, कहीं घर में रहो, बाहर रहो, कहीं भी जो हवा मिल रही है उसी को लेना पड़ेगा, हवा पे आपका कोई जोर नहीं है, तो हवा भी आप लिख सकते हो। निपुणता रक्षक अनिवार्य आवश्यकता है, निपुणता रक्षक का मतलब क्या होगा कि आप पौष्टिक आहार, आप भोजन भी इसका मतलब नहीं कि कुछ भी खा लिया, आपको पौष्टिक आहार और शिक्षा की सुविधा, ये सारी आपकी निपुणता के लिए आवश्यक है। और प्रतिरक्षक, प्रतिष्ठा रक्षक यानी कि प्रतिष्ठा रक्षक कौन सी, आपकी जो है कहते हैं आपका जो मान सम्मान बढ़ाए, जिसमें किसी शादी में जाना, किसी त्यौहार में जाना, ठीक है। इन आवश्यकताओं की पूर्ति ना होने पर जो मनुष्य की प्रतिष्ठा को ठेस लगती है। क्या होता है कि आप उसकी शादी में नहीं गए, वो क्या बोलेगा, उसकी शादी में मैं भी नहीं जाऊंगा, आज 2-4 उसके जान पहचान वालों को बोल दूंगा कि भाई उसने तो अपनी शादी में बुलाया नहीं और तू भी मत जाना, उसका तो व्यवहार खत्म है, ये है और वो है, तो उसकी क्या हो जाएगी, प्रतिष्ठा खत्म हो जाएगी, ठेस लगती है उसको। फिर आरामदायक आवश्यकताएं होती है दूसरी तरह की, 3 आवश्यकताएं बताई पहले में हमने, तीन तीन चीजें पढ़ ली, 3 छोटे छोटे टॉपिक है। दूसरी आवश्यकता है आरामदायक, जिनकी हम जैसे पंखा, टीवी, कूलर,
कूलर, फ्रिज इत्यादि आती हैं इसमें, ठीक है, ये चीज़ इसमें लिखी गई है। और तीसरे जो है विलासात्मक, जिसको मतलब ऐशो आराम अय्याशी बोलते हैं, वो वाली आवश्यकताएं आती हैं। तो उन आवश्यकताओं को भी जो है आप 3 भागों में बांट सकते हैं, जिसमें हानि रहित होती हैं। हानि रहित मतलब जिसमें आपका वस्त्र हो गए, शानदार घर हो गया, इससे आपको हानि तो नहीं होगी कुछ भी, ठीक है, लेकिन ये सुख कुछ ना कुछ तो सुख ही देगी, लेकिन हानि नहीं पहुंचाएगी, ठीक है। और दूसरा जो है हानिकारक, यानी कि हानि रहित, तो ये है कि इसमें अब हानिकारक क्या हो सकती है, तो शराब पीना, तंबाकू खाना, सिगरेट पीना, ये सब जो इंसान मौज मस्ती के लिए करता है और ये बाद में चल करके उसको हानि पहुंचाती है। और तीसरा जो है सुरक्षा संबंधी विलासिता वस्तुएं कौन सी होती है इसमें, तो इसमें जो विलासिताएं हैं ना, तो सुरक्षा संबंधी कौन सी होती है, जिसमें बचत करना, बचत इसलिए कि भविष्य में कोई दिक्कत ना हो। दूसरा जो है आप क्या कर सकते हैं, आभूषण बनवाना, ये भी आपके भविष्य में काम आएगा, ठीक है, जो कि हमें बाद में सुरक्षा दे सकता है, ठीक है। इस तरह की जो है आवश्यकताएं हम बांट सकते हैं, लिख सकते हैं। तीसरा जो प्रश्न है, भारत में जन स्वास्थ्य की असफलता के क्या कारण है, पहले तो ये बताना है, और दूसरे में वायु के महत्व को बताना है। भारत में जन स्वास्थ्य की असफलताओं के बहुत सारे कारण हैं, बुरी आदतें, नशीली वस्तुओं का प्रयोग, गर्म जलवायु, दोषपूर्ण अनुवांशिकता, सामाजिक जो स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी, अज्ञानता, निर्धनता, सामाजिक कुप्रथाएं, स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता का अभाव, आश्रितों की संख्या ज़्यादा होना, अविवेकपूर्ण होना, शिक्षा के प्रति जो है जागृत ना होना, ये सारी चीज़ें जो है आती हैं, ठीक है। अब इसके बाद में जो है आप अथवा पाठ की बात करें तो वायु की आवश्यकता क्या है, तो वायु की आवश्यकता जो है आप अच्छे तरीके से जानते हैं और अपने तरीके से भी लिख सकते हैं। मैंने जो अपना तरीका लिखा है वो आप देख सकते हैं, यहाँ पे पढ़ लीजिए इसको बढ़िया तरीके से, आप खुद पढ़ोगे ज़्यादा समझ में आएगा। जहाँ पे मेरे को समझाने की आवश्यकता होगी मैं समझाता रहूँगा। और यहाँ पे 3-4 जो है आप इसका आयु की जो मेन पॉइंट जो है आप डाल सकते हैं। हर सजीव को सांस लेने के लिए चाहिए, किसी पदार्थ को दहन यानी कि जलाने के लिए चाहिए, और हवाई जहाज और चिड़िया हवा की अनुपस्थिति में उड़ ही नहीं पाएंगे क्योंकि उनको एक फोर्स लगता है, अपोजिट फोर्स, और पृथ्वी पर हवा के बिना जीवन की कल्पना भी असंभव है। संतुलित आहार क्या होता है, ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। और इस स्कर्वी रोग के कारण, लक्षण और निवारण बता देना। संतुलित आहार आप जानते हो, संतुलित आहार वही आहार होते हैं जिनसे हम ऊर्जा जो है हमें प्रदान होती है। और वो क्या होता है, उसकी क्या आवश्यकता है, तो ऊर्जा प्रदान करता है, शारीरिक संवर्धन करता है, शारीरिक क्रियाओं को सुचारू रूप से संकलन करता है, रोगों से सुरक्षा प्रदान करता है। ये सारी चीज़ें आप लिख सकते हो। अगर आपके माइंड में कुछ और है तो वो भी लिख सकते हो। पहले ये पॉइंट जो मैं बोल रहा हूँ, जो मैंने दिए हैं, इन पॉइंटों को जरूर लिखना है, सारे पॉइंटों को जरूर लिखना है, ठीक है। तो इन पॉइंटों को जरूर लिखें। उसके बाद अपनी राम कहानी जब भी बनानी है तो मेरे जो आंसर दिए गए इसके बाद राम कहानी बनाना। अथवा पाठ जो है इसकी बात करें तो अथवा पाठ में क्या पूछा गया, देखा अथवा पाठ में बोल रहा है स्कर्वी रोग के कारण आपको बताने हैं, उसके फिर लक्षण क्या होते हैं वो बता देने हैं, और उसके निवारण बता देने हैं, ठीक है। विटामिन सी का निर्माण नहीं होगा ना तो स्कर्वी रोग हो जाएगी, ठीक है, ध्यान रखना। ये क्वेश्चन है एमसीक्यू में भी आता है, आपके साइंस में भी पूछा जाता है। स्कर्वी रोग के लक्षण क्या हो सकते हैं, तो यहाँ पर सारे के सारे लक्षण मैंने बता रखे हैं, एक एक चीज बता रखी है। लक्षण दिखाई दे तो खून की कमी हो सकती है, अस्थियों में दर्द हो सकता है, सूजन हो सकता है, पेचिस या निरक्षता हो सकता है, कर्क स्क्रू बॉल हो सकते हैं। उसके अलावा मसूड़ों की समस्या हो सकती है, घाव बहुत देरी से भरेंगे यानी कि जल्दी सही नहीं होंगे, और सांसों में कमी होगी, और मूड बदलना या डिप्रेशन जो है आपका हमेशा रहेगा, किसी चीज में मन नहीं लगेगा। इसको हम निवारण कैसे कर सकते हैं, निदान कैसे हो सकता है, तो निदान करने के लिए जो है इसके उपचार में जो है हम दवा की मात्रा को सही तरीके से देंगे, ठीक है। और जो है कौन सी जो है विटामिन सी की गोलियां जो है वो किस तरह से देनी है, 2 से 3 दिन तक जो है 1 से 2 ग्राम रहेगी, ठीक है। और इंजेक्शन और गोलियां को दी जाती है इस तरह से। और जो अगले 7 दिन तक ये 50 मिलीग्राम हो जाएगी, ठीक है, सॉरी 500 मिलीग्राम हो जाएगी। और अगले 1 से 3 महीने तक ये 100 मिलीग्राम हो जाएगी, जैसे जैसे आपका ये समय बढ़ता रहेगा। और दवा की खुराक जो लेते समय 24 घंटों के अंदर जो है थकान, सुस्ती और एनेक्सिया सुधार में स्थिति देखा जा सकता है। हालांकि रक्तता और कमजोरी में स्थिति में सुधार होने में जो 1 से 2 हफ्ते लगते हैं। तो इसमें से आप 1-2 चीजें छोड़ना चाहें, याद नहीं होती, उसको आप छोड़ सकते हैं। अगला जो प्रश्न है इसकी बात करते हैं। इसमें जो है आपको 32 से 34 तक के प्रश्नों को देना है आंसर। पहला जो प्रश्न पूछा गया, इसमें पूछा गया आपसे ग्रह अर्थव्यवस्था का अर्थ बताना है, परिभाषा बताते हुए आदर्श अर्थव्यवस्था की विशेषताओं का उल्लेख कर देना है। अथवा पाठ में है गृहिणी की कुशलता ग्रह व्यवस्था को प्रभावित करती है, इस कथन की पुष्टि भी करनी है। तो सबसे पहले जो है सार्वजनिक जीवन में अर्थव्यवस्था क्या होती है, तो सार्वजनिक अर्थव्यवस्था एक विशिष्ट प्रकार की व्यवस्था है जिसका संबंध जो है मुख्य रूप से धन संपत्ति से होता है। अर्थव्यवस्था का नाम ही धन संपत्ति होती है। रुपए पैसे की योजनाबद्ध व्यवस्था ही अर्थव्यवस्था है, ठीक है। रुपए पैसों की जो भी हम योजना के साथ खर्च करने का जो व्यवस्था बनाते हैं उसे ही अर्थव्यवस्था कहते हैं। प्रत्येक संस्था, आप आगे जाके 12वीं में 10वीं में ये सब अर्थव्यवस्था के बारे में बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। प्रत्येक संस्था एवं संगठन के सुचारू संगठन के लिए स्पष्ट एवं सुदृढ़ अर्थव्यवस्था आवश्यक होती है। हर संस्था जो अर्थव्यवस्था के हिसाब से चलता है ये आपको बाद में पता चलेगा। जब अर्थव्यवस्था को अध्ययन घर परिवार के संदर्भ में किया जाता है, जब यानी घर के लिए किया जाता है, तो वो हमारी जो है ग्रह अर्थव्यवस्था कहलाती है, ठीक है। जब हम घर परिवार के लिए जो अर्थव्यवस्था का अध्ययन करते हैं तो वो हमारी ग्रह अर्थव्यवस्था के नाम से जानी जाती है। तो ये ग्रह अर्थव्यवस्था का हमने बता दिया, परिभाषा बता दिया। आदर्श अर्थव्यवस्था की विशेषता क्या है, तो आ जाइए आदर्श ग्रह व्यवस्था की विशेषताएं जो है, एक जो आदर्श ग्रह व्यवस्था में परिवार की मूलभूत आवश्यकताओं को प्राथमिकता देती है, किसकी क्या जरूरत है उसको हम जो है ध्यान देते हैं। इसके अंदर जो है आवश्यकता का समन्वय स्थापित किया जाता है, विभिन्न प्रकार के लोग होते हैं, उनके जो भी आवश्यकता है उसके बीच में तालमेल बिठाया जाता है, ठीक है। और आदर्श
ग्रह व्यवस्था में परिवार की समस्त आवश्यकताओं को प्राथमिकता के साथ निर्धारित किया जाता है। ठीक है, साथ ही साथ जो है इसके अंतर्गत अनिवार्य रूप से बचत को प्रावधान किया जाता है, यानी करना ही करना है, ये तो हो ही है। और परिवार को जो भी संतोष जिस चीज से प्राप्त होती है उसकी संतुष्टि का भी ध्यान रखा जाता है। इसके अथवा पार्ट में जो क्वेश्चन दिया गया है, गृहिणी की कुशलता ग्रह अर्थव्यवस्था को प्रभावित करती है, उसको कैसे करती है उसको हम बताएंगे। निश्चित रूप से कहा जाता है कि गृहिणी की कुशलता ग्रह अर्थव्यवस्था को प्रभावित करती है। क्यों? कि गृहिणी जो है वो ग्रह की संचालिका होती है, उसका बुद्धिमत्ता, उसकी व्यवहार, उसकी कुशलता, उसकी सूझबूझ जो है वो उत्तम परिवार व्यवस्था को सुदृढ़ और आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था जो है उसकी घर की ग्रह अर्थव्यवस्था जो है उस पर उसी के ऊपर निर्भर करती है। पारिवारिक आय के अनुसार ही वो व्यय करती है। ठीक है, गृहिणी जो है सर्वप्रथम ये भी देखती है कि सदस्यों की आवश्यकता में जो पौष्टिक भोजन है वो सबसे पहले मिले, उसके बाद जो है अन्य चीजें जो है उसमें शामिल हो। उसके बाद में है एक कुशल गृहिणी जो है वो रहन सहन के सामाजिक स्तर का बहुत अच्छी तरीके से ध्यान रखती है, और ताकि परिवार को जो है अच्छे तरीके से संभाल पाए, और पारिवारिक आय कम भी हो तो उसको जो है उस व्यय के मूल्य को जो है कम कर दे। ठीक है, हर चीज को जो है अत्यधिक व्यय ना करे, और गृह सज्जा पर जो है फालतू चीजों को जो है वो ना ले। और कुशल गृहिणी जो है परिवार की आवश्यकता को प्राथमिकता को निर्धारित करती है कि उसमें कौन सी चीज पहले आनी चाहिए। ठीक है, यही गृहिणी का एक आवश्यक गुण है। और गृहिणी जहां पे भी बजट की बात करती है तो बजट निर्धारित करती है कि किसमें कितनी चाहिए, कितना चीज हमें किस में खर्च करना है, कितने पैसे किस में खर्च करने हैं। ये सारी जो है चीजें गृहिणी में खासियत होती है। तो मैंने आपको समझा दिया, आप इसको पढ़ोगे तो और भी बेहतरीन तरीके से समझ पाओगे। जो मैंने आपको बोला उसको सुन लिया तो बस आपका काम हो गया। 33 नंबर जो क्वेश्चन है इसमें क्या है, वायु प्रदूषण उत्पन्न करने वाले कारकों के नाम, दुष्प्रभाव और दूर करने के साधन। ये साधनों, दुष्प्रभाव और दूर, हाँ ठीक है, ये दोबारा घुमा दिया। और अथवा में जो है यहाँ पे संवातन किसे कहते हैं और संवातन जो है के सिद्धांत को विस्तार से समझा देना है। सबसे पहले तो जो है आपको वायु प्रदूषण के विभिन्न कारक है, तो निबंध वाली बात होगी कि भाई किस लिए वायु प्रदूषण के कारण और निवारण निबंध आता है, तो बस उसी के ऊपर है ये। आप अपना आराम से बता सकते हो वायु प्रदूषण के कौन कौन से हैं, किस वजह से होती है। ठीक है, वायु प्रदूषण का महत्व, जो कुप्रभाव क्या है, श्वास की समस्या होती है। ठीक है, उसके अलावा जो है भूमि की उर्वरकता नष्ट होती है, उससे कैंसर की संभावना बढ़ती है, प्राचीन स्मारक जो है वो काले पीले नीले हो जाते हैं, ऑक्सीजन की कमी होने लगती है, अन्य प्राणियों पर इसका बहुत प्रभाव पड़ता है। इसको दूर करने के क्या क्या साधन हो सकते हैं, जो है वायु प्रदूषण को दूर करने के क्या क्या साधन हो सकते हैं, तो जो है वनों की कटाई को रोकना है, शहरीकरण की प्रक्रिया को थोड़ा सा धीमा करना है, कारखानों को शहरों से बहुत दूर बसाना है। ठीक है, जनसंख्या की शिक्षा जो है उचित व्यवस्था, जनसंख्या वृद्धि को रोकना है, वाहनों में ईंधन से निकलने वाले धुओं की जगह उचित विकल्प जो है ढूंढना है। ठीक है, ऐसे ईंधनों का उपयोग करना है जो मैंने बताया ना आपको। तो इस तरह से ये सारी चीजें आप लिख सकते हैं, जैसे आप निबंध लिखते थे उसी तरह से है इसका आंसर। तो ये तो बहुत ईजी है, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, ये तो सब आप लिख सकते हैं। अथवा मैं संवातन किसे कहते हैं, तो संवातन किसी स्थान पर वायु के आने जाने यानी विस्तृत होने की क्रिया को संवातन कहा जाता है। यह एक प्रकार की व्यवस्था है जो किसी आवासीय स्थल, कार्य करने के स्थान पर जो है आदि पर विशेष रूप से की जाती है, ताकि वहां पर रहने वाले व्यक्तियों को शुद्ध वायु है प्राप्त होती रहे। जैसे खिड़की, जो जिसको क्या बोलते हैं वो घरों में जो छोटी सी खिड़की होती है दीवार के ऊपर, जो हम बोल सकते हैं क्या बोलते हैं उसको, वेंटिलेशन। तो वेंटिलेशन के लिए छोटे छोटे जो हमने देते हैं वही चीज़ संवातन होता है, और इसको जो है हम इस तरह से डिस्क्राइब कर सकते हैं। बाकी संवातन में कुछ नहीं है। इसका सिद्धांत क्या है, तो हमारा जो सिद्धांत क्या कहता है कि ये ताप बढ़ने पर जो हल्की वायु हो जाती है ऊपर उठने लगती है, और जो कमरे की वायु जो है व्यक्तियों को सांस लेने के क्रिया कारण अशुद्धियां प्राप्त होने के साथ साथ में जो है वो गर्म हो जाती हैं, अतः वो छत की ओर ऊपर उठती है, जितनी भी गर्म हवा होगी वो ऊपर उठेगी, और हम इसीलिए संवातन की जगह जो है ऊपर छोड़ते हैं। बस यही कारण है कि जो हमारे जो वेंटिलेशन होते हैं, छोटे छोटे जो हम खिड़कियाँ छोटे छोटे, बहुत जाले छोटे छोटे छोड़ते हैं, अभी बहुत जगह बड़े बड़े मकानों में भी वो चीज़ मिलती हैं। ठीक है, वो दरवाजों के ऊपर ज़्यादा मिलती हैं, खिड़कियों के ऊपर ज़्यादा मिलती हैं। तो इन सब चीज़ों की वजह से आपके स्कूलों में जो है ज़्यादा देखने को मिलेंगी, कई कमरों में जो ऊपर की तरफ वेंटिलेशन मिलता है। खिड़की तो खिड़की होती है, खिड़की की बात नहीं कर रहे हैं, खिड़की से ऊपर छोटा सा वो जालीदार जंगला होता है, उसको कुछ बोलते हैं, नाम मेरे को अभी माइंड में आ रही ना, आप भी कमेंट कर देना, मुझे याद दिला देना कि उसका नाम क्या है। ठीक है, तो वो वेंटिलेशन वाला जो है उसी को संवातन बोलते हैं, उसकी आवश्यकता क्या है, सब कुछ हमने इसमें समझा दिया। अगले प्रश्न की बात करें तो कुपोषण किसे कहते हैं, इससे होने वाली व्याधियों के लक्षण सहित आपको वर्णन कर देना। कुपोषण एक ऐसी बीमारी है जिसमें किसी व्यक्ति को जो उचित मात्रा में पोषण नहीं मिलता, यानी कि आहार में जो है पोषण की कमी है, यानी कि पोषण तत्वों की कमी है, इसलिए जो है वो कुपोषित हो जाता है और बहुत सारी बीमारियों के चपेट में आ जाता है। ठीक है, जब किसी व्यक्ति को कुपोषण होता है तो निम्नलिखित लक्षण महसूस होते हैं। कौन कौन से लक्षण हो सकते हैं, तो वो लक्षण हो सकता है शरीर कमजोर हो सकता है, खाने पीने का मन नहीं करता, थकान महसूस होता है, चिड़चिड़ापन हो जाता है, ध्यान केंद्रित नहीं होता, हमेशा ठंड लगती है, तनाव होता है, शरीर का बेहद पतला हो जाना है, शरीर मतलब दुबला हो जाता है, हाथ पैरों में कमजोरी आ जाती है, बार बार जो है बीमार पड़ना आदमी शुरू कर देता है, घाव भरने में बहुत समय लगता है, सांस लेने में कठिनाई होती है, हार्ट भी फेल हो सकता है। कुपोषण से बचने में निम्नलिखित लक्षणों को अपना जो है सॉरी, कुपोषण होने पर बच्चों में निम्नलिखित लक्षण होते हैं, क्योंकि बच्चों के लक्षण भी पूछे हैं, तो शारीरिक और मानसिक विकास की कमी हो जाती है, शारीरिक वजन घट जाता है, वजन घटना इस तरह का आपको देख सकता है। उसके अलावा थकान और ऊर्जा की कमी हो सकती है, चिड़चिड़ापन, खान पान, व्यवहार में गड़बड़ी और सीखने में तकलीफ होना इत्यादि को जो है इसमें शामिल किया जा सकता है। तो ये है आपका इस तरह का सोल्यूशन, जो कि अंतिम आपने ये वीडियो देखा, और आशा करता हूँ कि इस वीडियो से आप कुछ ना कुछ बेहतरीन सीखे होंगे और आपने सारे प्रश्नों को याद किया होगा। इस तरह के सारे सोल्यूशन आप देख सकते हैं, जैसे मैंने बताया आपका होम साइंस अभी हमने किया, होम साइंस आप देख सकते हैं। उसके बाद मैंने साइंस आपको करवाई दिया है, डिटेल में सोल्यूशन समझा दिया, उसको ड्राइव करके एक
क्वेश्चन को समझाया, 1 घंटे का वीडियो है वो। और एसएसटी आपका कंप्लीट करा दिया है, इंग्लिश आपका कंप्लीट करा दिया है मैंने, हिंदी आपका कंप्लीट करा दिया है, ठीक है। अब आएगा आपका मैथ्स, ठीक है। और जैसे जैसे आप कमेंट करते जाएंगे कि और इसके अलावा कौन से सब्जेक्ट चाहिए, तो उसके लिए आप कमेंट करते रहिए, कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, कमेंट में आप जैसे जैसे कमेंट करते रहेंगे तो हम आपके लिए जो है वीडियोस लाते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे।